आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। ये ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसमें मैं वर्क कंप्लीट करा चुका हूँ। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कहते किसे हैं? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जो आदमी के काम करने की क्षमता होती है, जितना वो काम कर सकता है वही उसकी एनर्जी होती है। तो मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी। ये क्या लिख सकते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी और वर्क एक दूसरे से एसोसिएट हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तभी हमारा वर्क हो पाएगा। तो एनर्जी और वर्क जो होते हैं, इन दोनों की यूनिट सेम ही होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। तो ऐसा यूनिट जो एनर्जी की होती है वो भी जूल होती है। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें 1 जूल की एनर्जी चाहिए जब हमें 1 जूल वर्क करना है। 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जब हम लोगों को 1 जूल वर्क करना है। मतलब 1 जूल एनर्जी खर्च होगी जब 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक बड़ी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं किलो जूल। और किलो जूल की अगर मैं बात करूं तो 1 किलो जूल जो होता है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ जूल, या 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। आप ये याद रखिएगा। जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर हो जाती है। जैसे मैं एक विकेट पे बॉल को अगर ज़ोर से मारूंगा तो क्या होगा, ये जो विकेट हैं वो दूर दूर गिर जाएंगे। तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी और उस एनर्जी ने यहाँ पे आके वर्क किया, ये हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है और छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है वो कई तरह की होती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो इसमें 2 एनर्जी एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो 2 एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादातर मोशन से रिलेटेड एनर्जी होती है। जब भी मोशन से रिलेटेड एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन पजेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किसी भी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होगी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, और वो कुछ वेलोसिटी से अगर चल रही होगी तो वो बराबर होगी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। वर्क डन ऑन इट, जितना काम उस पर किया, टू मेक इट अ सर्टेन, टू मेक अ एक्वायर दैट वेलोसिटी, टू मेक एक्वायर दैट वेलोसिटी, एक्वायर दैट वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की अगर कोई मूव कर रही है
किसी वेलोसिटी से, तो वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी जितना काम किया गया है उसको वेलोसिटी देने में, उसके बराबर वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv² के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले का प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रूफ पूछा जाता है। तो आइए हम प्रूफ की बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले। हमने माना कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसने कुछ डिस्टेंस तय करी और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और जो उसने डिस्टेंस तय करी वो डिस्टेंस जो थी वो s थी। तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ होगा, तो वो हम देख लेंगे कितना वर्क हुआ होगा। तो इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है v² - u² बराबर 2as, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, v² - u² अपॉन 2। अब चीज़ तो तभी चलेगी जब उस पर कोई फोर्स लगा होगा यहाँ से। तो हम लोगों को मालूम है फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैंने s की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे मुझे f मालूम है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब जो वर्क किया गया, तो वर्क का हमने पढ़ा है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारा कितना है, ma है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा v² - u² अपॉन 2a। अब हम देखें, अगर मैं कहूँ कि इनिशियल में मेरी वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, तो मैं यहाँ u को जो है वो ज़ीरो कर दूँगा, और u जब मेरा ज़ीरो हो जाएगा तो w मेरा कितना आएगा, m a से a मेरा कैंसिल हो जाएगा, v² अपॉन 2। तो मैं कह सकता हूँ w बराबर हाफ mv²। एक वर्क एनर्जी थ्योरम है आगे चल के, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताती है कि जितना भी हम काम करते हैं, टोटल वर्क जो होता है वो बराबर होता है जो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसके, मतलब हमने जो भी वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताती है। उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जितना भी वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² के बराबर होती है, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ कंप्लीट हो गया। काइनेटिक एनर्जी के प्रूफ में हम लोगों ने देखा कि जो ये था हाफ mv² के बराबर था। इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं मास जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट का मास जो होगा, मास अगर डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी डबल हो जाएगी। मतलब मास डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। या इसी तरीके से मैं कहूँ, मास अगर मेरा हाफ़ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी हाफ़ हो जाएगी, आधी रह जाएगी। या मैं कहूँ स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की डबल कर दी जाएगी। अब देख रहे हैं वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर स्पीड डबल कर दी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम हो जाएगी। या मैं कहूँ स्पीड को आप हाफ़ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या पता पड़ेगा, आप इधर 1/2 लिखोगे तो 1/4 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी।
जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैवी होगा और जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा और स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर हमसे कोई बोलता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम सिंपल शॉर्ट शब्दों में ही कह सकते हैं ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये चीज़ें रेस्ट में होती है उनमें ये स्टोर हो जाती है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं mgh ऐसे शो कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मास क्या है, g क्या है, h क्या है, वो जब इसका प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखने हूँ तो बोलूँगा बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और शेप is called potential energy, is called potential energy। मतलब एक सिंपल सी बात, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और उसका शेप है उसमें जब चेंज आता है तो वो उसमें स्टोर हो जाती है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं इसकी, तो जैसे कोई स्टोन रखा है रूफ़ के ऊपर, अब वो नीचे गिरेगा तो पहले इसमें, अब ये स्टोन रूफ़ पे रखा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। या मैं कहूँ बच्चे के जो खिलौने होते हैं, कार वगैरह जो होती है, तो उसमें की भर दो तो की आप इसे मूव करते हो और इसमें आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें अंदर जो स्प्रिंग होता है वो घूम के स्टोर हो जाता है। या आप कहो जैसे डैम बने होते हैं उसके पीछे पानी जो स्टोर रहता है वो हाइट से गिरता है फिर टर्बिन को घुमाता है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो ये सारे एग्जांपल थे आपके पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की प्रूफ की बात आती है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ ये mgh कैसे आया। तो इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं कहूँ कोई ऑब्जेक्ट है और जिसमें मास m है और h हाइट है, ऊपर से इसकी मान लो ये ऊपर से गिराया नहीं गया, ये एक्चुअली ये यहाँ पे है और इसे उठाया गया। मतलब अगर मैंने इसे उठा के कुछ हाइट पे यहाँ पे रख दिया इसको, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और जो मैं काम करूँगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और ये मान लीजिए मैंने छत पे रख दिया और यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके सर पे गिरा तो उसका सर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है, और ये नीचे गिरेगा तो जो एनर्जी है वो वर्क करेगी, और वर्क करेगी तो इसके सर में चोट लगेगी। तो फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये आया कैसे। भाई किसी भी चीज़ में वेट होता है, ठीक है, और वेट W की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर में क्या होती है। तो यहाँ वर्क इज़ इक्वल टू, हम लोगों को सबको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूँ तो भाई हम h हाइट पे ले गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा h हुआ है। और फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है, मास इनटू एसिलरेशन होता है। लेकिन यहाँ एसिलरेशन नहीं है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ हम g लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, mgh। और वर्क जो होता है वो बराबर होता है किसके,
वर्क एनर्जी थ्योरम आप यहाँ पे लगाओगे तो जितना भी एनर्जी स्टोर है, वो जितना काम किया गया है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रखा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला PE=mgh हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है और वो नीचे आ रही है, तो आपने एक ग्राउंड लेवल मान रखा है या ग्राउंड मान रखा है, तो जी की वैल्यू डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, और ये हर जगह अलग होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो अलग होगी, पास में होगा तो अलग होगा, ग्राउंड के पास होगी तो अलग होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से फेंकूं, मतलब मैंने पाथ चेंज कर दिया है, तो भी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हाइट एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, सेम हाइट यहाँ पे रहेगी। तो पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा कि वो कितनी हाइट पे है। तो दोनों ही केस में अगर मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसमें mgh ही होगी। इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक है वो मैं कराऊंगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कराऊंगा। ये दो थ्योरम हम लोग कल करेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।